एक पल के लिए रक्षिता को ऐसा लगा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें भर आई थी और चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। रक्षिता ने अपने आप को संभालते हुए रुद्र से कुछ पूछने की कोशिश की। क्या मतलब है? मतलब क्यों नहीं मिल रहा आपको? रक्षिता की दुख भरी आवाज जब रुद्र के कानों में पड़ी तो वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार, मजाक कर रहा था। तुम तो छोटी छोटी बात पर सीरियस हो जाती हो। रुद्र का ये मजाक रक्षिता को जरा भी अच्छा नहीं लगा था। उसने नाराज होकर कहा, मैं सीरियस थी इसलिए माँ से आपके बारे में बात की। अब आपको लगता है कि ये छोटी बात है तो ऐसा करते हैं कि फैमिली के मिलने का प्लान कैंसिल करते हैं। रुद्र को ये महसूस हो गया था कि रक्षिता उससे सच में नाराज हो गई है। रुद्र ने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं कहा, फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे तुम्हें एक बात पता है क्या? रक्षिता ने मुंह फुलाकर पूछा, कौन सी बात? रुद्र ने हंसते हुए जवाब दिया, यही कि कल तुम लोग मेरे घर आ रहे हो। रुद्र की बात सुनते ही रक्षिता के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने उछलते हुए कहा, क्या सच में? मैं कल ही माँ को लेकर आपके घर आऊं? रक्षिता की खुशी उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। जिस बात से रुद्र खुश था वो रक्षिता को हमेशा खुश देखना चाहता था। रुद्र ने रक्षिता से पूछा, अच्छा एक बात बताओ। रक्षिता ने कहा, हाँ पूछिए। रुद्र दरअसल रक्षिता से आज ही मिलना चाहता था। उसने कहा, मैं आधे घंटे में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तैयार रहो। चलो एक छोटी सी ड्राइव पर जाकर आते हैं। रक्षिता कहती है, ठीक है। शाम हो चुकी थी। रक्षिता तैयार होकर गेट के पास ही चक्कर लगा रही थी, ये सोचते हुए कि कब आएगा रुद्र। तभी उसे गेट पर हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी। रक्षिता ने दौड़कर गेट खोला तो देखा कि आज रुद्र अपनी बाइक पर आया था। बाइक देखते ही रक्षिता खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, क्या बात है रुद्र सर, बाइक पर घूमने का आइडिया अच्छा लगा मुझे। उसके बाद रुद्र ने रक्षिता को बाइक पर बैठने का इशारा किया। रक्षिता जल्दी से बाइक पर बैठ गई और पलक झपकते ही वो दोनों वहाँ से दूर निकल चुके थे। अक्षरा जो छत पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी, उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लगे। जहाँ इधर रुद्र और रक्षिता मिलकर अपनी आने वाली जिंदगी के नए सपने बुन रहे थे, वहीं दूसरी ओर रुद्र की भाभी ईरा को रक्षिता के बारे में कुछ ऐसी बातों की जानकारी चाहिए थी जिसके लिए उन्होंने किसी को कॉल किया था। कॉल पर बात करते हुए ईरा ने पूछा, तुम्हें मैंने जो काम दिया था वो हुआ या नहीं? दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, हाँ मैंने उसके बारे में लगभग जानकारी निकाल ली है। आपका शक एकदम सही था, वो उसी खानदान से है। ईरा को जैसे ही समझ आया कि उसका शक एकदम सही था, उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने आगे उस आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, उस पर अभी भी नजर रखो। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ। जैसे ही मौका मिले वैसे ही हमारे अगले प्लान पर काम करने लगना, समझ गए ना? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी बहुत अच्छे से, जल्दी ही आपको मैं ये काम भी पूरे होने की खुशखबरी देता हूँ। इसके बाद ईरा ने कॉल कट कर दिया। ईरा की आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, जैसे उसे किसी से कोई बदला लेने का मौका मिल गया था। उसके चेहरे पर आई कटीली मुस्कान ये साफ बता रही थी कि वो कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाली है। इधर रुद्र शहर से थोड़ा बाहर तक छोटे से कैफे में रक्षिता को लेकर गया था। वो कैफे एक गुफा के अंदर बना हुआ था। उसके अंदर अलग तरह की लाइट्स लगी होने की वजह से वो बहुत ही डार्क और थोड़ा हॉरर लग रहा था। रक्षिता ने जैसे ही उस कैफे को देखा, उसने रुद्र से कहा, मैंने इससे पहले इतना डरावना कैफे कभी नहीं देखा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम तो भूतों के बीच रहते हो, तुम्हें तो इसकी आदत होनी चाहिए। रुद्र की कही इस बात को रक्षिता कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने रुद्र से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कौन से भूतों के बीच में रहती हूँ? रक्षिता की आंखों में सवाल थे। वो रुद्र की बात के पीछे का मतलब जानना चाहती थी। रुद्र ने जब रक्षिता को इतना सीरियस होते हुए देखा तो उसने नॉर्मल होकर कहा, अरे तुम ही तो कह रही थी कि हवेली में भूत है, मैं तो बस उसी बात को लेकर मजाक कर रहा था। रुद्र ने अपनी कही बात को क्लियर कर दिया था।
रक्षिता को उस कैफे में घुटन हो रही थी, जैसे वो सच में कई सारे अलग दुनिया के लोगों के बीच में आ गई हो। रक्षिता और रुद्र कोने की एक टेबल पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने रक्षिता को जब थोड़ा अनकंफर्टेबल देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगी क्या? रक्षिता ने झिझकते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बस थोड़ी अलग है। ये सुनने के बाद रुद्र ने रक्षिता को बताया, मुझे इस तरह के डिफरेंट थीम वाले प्लेस बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगा तुम्हें भी पसंद आएगा। अगर तुम्हें सही नहीं लगा तो हम यहाँ से कहीं और चल सकते हैं। रक्षिता को रुद्र की पसंद नापसंद के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन आज ही उसे रुद्र के बारे में 2 बातें पता चली थी। रक्षिता ने खुद के मन में कहा, चलो इसी बहाने मुझे आपको जानने का मौका तो मिला। ये सोचते हुए रक्षिता मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने जब ये बात नोटिस की तो उसने कहा, अब क्या हुआ? अभी तो डरी हुई थी, फिर अचानक से मुस्कुराने लगी। रक्षिता ने तुरंत अपनी मुस्कान को दबाया और कहा, नहीं तो, ना ही मैं डरी हुई थी और ना ही मैं मुस्कुरा रही हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि इस गुफा में कुछ खाने को मिलता है या यहाँ हमें खुद पत्थरों से आग जलाकर कुछ बनाना पड़ेगा? रक्षिता ने जब ये बात कही तो रुद्र हंस पड़ा। रुद्र ने तुरंत वेटर को बुलाया और उसने वहाँ की स्पेशल डिश ऑर्डर की। खाने पीने के बाद वो दोनों एक सुनसान सड़क पर निकल पड़े थे। रक्षिता ने पीछे से कसकर रुद्र को पकड़ा हुआ था। ये लम्हे रक्षिता की जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से थे। यही सारी बातें रक्षिता सोच रही थी कि तभी रुद्र ने अचानक से बाइक रोक दी और सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, सामने जो जंगल देख रही हो उसे पार करके एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब आता है, जिसमें ढेर सारे कमल के फूल हैं। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। तुम देखना चाहोगी उस जगह को? रक्षिता इतने सालों से इस शहर में रह रही थी, लेकिन वो इन जगहों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रक्षिता को इस बात पर भी हैरानी हो रही थी कि रुद्र को इन सब जगहों के बारे में कैसे पता था। उसने कहा, जब सिर्फ सुनने पर वो जगह इतनी सुंदर लग रही है तो देखने पर कितनी ही सुंदर होगी। आप ले चलो मुझे वहाँ। रुद्र ने बाइक जंगल के अंदर ले ली। वो दोनों बड़े आराम से जंगल के अंदर बने कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। तभी बादलों के गरजने की आवाज आई और अचानक से काफी जोर की बारिश होने लगी। रुद्र ने जल्दी से बाइक रोकने के लिए ब्रेक लगाया ही था कि तभी रास्ता कच्चा होने की वजह से बाइक फिसल गई और कांटों भरी झाड़ियों में घुस गई। रक्षिता ने जब तक खुद को संभालने की कोशिश की तब तक बाइक झाड़ियों के बीच पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से रक्षिता के सर पर चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। अचानक से बारिश इतनी तेज हो गई कि पूरे जंगल में अंधेरा छा गया था। तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। कोई धीमे कदमों से रक्षिता के करीब चला रहा था। कांटों की वजह से रक्षिता के हाथों से काफी खून बह रहा था। तभी एक बड़ी सी परछाई रक्षिता के पास आकर रुकी। परछाई के पीछे का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि यक्ष का ही था। यक्ष ने जब देखा कि रक्षिता के सिर से और उसके हाथों से खून लगातार बह रहा है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। खून देखते ही यक्ष के अंदर का शैतान जाग गया। रक्षिता के शरीर से रिसते खून को देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अचानक से उसके दांत बड़े होने लगे। वो झुककर जैसे ही खून को पीने वाला ही था कि तभी उसकी नजर रक्षिता पर पड़ी। यक्ष ने अपनी नजरें रक्षिता से हटा ली। उसने खुद से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए मैं इस वक्त रक्षिता के करीब भी नहीं जाऊंगा। पर खून की गंध यक्ष की नाक तक पड़ चुकी थी, इसलिए वो खून पीने के लिए बेताब हो गया। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई। तभी उसकी नजर झाड़ियों में टहल रहे एक जंगली सुअर पर पड़ी। यक्ष को समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने एक जबरदस्त वार उस जंगली सुअर पर किया और देखते ही देखते वो उसका खून पीने लगा। जिस तलब से यक्ष उस जंगली सुअर का खून पी रहा था, उसे देखकर जंगल के सारे पशु पक्षी अपनी अपनी जान बचाने की दुआ मांग रहे होंगे। तभी रक्षिता के कानों में एक अजीब तरह की आवाज सुनाई पड़ी। रक्षिता अचानक से करहाने लगी। उसके सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंख खोलकर देखने की कोशिश की। अचानक से उसकी नजर झाड़ी पर गई, जिसके बाद जो कुछ भी रक्षिता ने देखा उसे देखकर
उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से एक बहुत ही भयानक सी चीख निकल पड़ी। रक्षिता की चीख सुनकर यक्ष ने सिर उठाकर देखा। अपने सामने रक्षिता को पाकर वो चौंक गया। रक्षिता उसे जंगली सुअर का खून पीते हुए देख चुकी थी। यक्ष सुअर के शरीर को छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। रक्षिता डरकर पीछे होने लगी। यक्ष ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रक्षिता रुक नहीं रही थी। यक्ष ने भागकर उसका हाथ पकड़ा और रक्षिता को अपने करीब खींच लिया। रक्षिता यक्ष से आंखें चुराने लग गई, लेकिन यक्ष ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। वो घबराते हुए बोली, मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरा खून मत पीना, मुझे जाने दो। रक्षिता ने उसे पीछे की ओर धकेला और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन यक्ष उसके सामने आ गया। रक्षिता बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। यक्ष ने उसे कसकर पकड़ लिया। यक्ष अपने मन में सोचने लगा, अभी जो हुआ वो मुझे रक्षिता की मेमोरी से इरेज करना ही होगा, वरना ये मुझसे ऐसे ही डरती रहेगी और वो भी हमेशा। यक्ष ने एक ऑर्डरिंग टोन में कहा, रक्षिता, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। रक्षिता की आंखों में आंसू थे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसके शरीर का खून जैसे सूख गया था। यक्ष ने उसके दोनों गालों को बहुत प्यार से अपनी हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, I said, look into my eyes। इस बार यक्ष की आवाज सम्मोहित करने वाली थी, जिसे सुनकर रक्षिता ने उसकी आंखों में देखा। यक्ष उसकी आंखों के आगे अपना हाथ घुमाते हुए बोला, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा, समझ में आया? रक्षिता ने सम्मोहन भरी निगाहों से यक्ष की तरफ देखा। यक्ष ने अपनी बात दोहराई, अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ रक्षिता, तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा, जो भी देखा वो सब भूल जाओ। रक्षिता ने हाँ करते हुए यक्ष की बात दोहराई, हाँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। ये बोलते ही रक्षिता की आंखें भारी होने लगी और वो यक्ष के सीने पर गिर गई। ये देखकर यक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने बड़े प्यार से रक्षिता के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाई। यक्ष ने रक्षिता को अपनी गोद में उठाया और अगले ही पल उसकी हवेली पर था। वहाँ उसने रक्षिता को उसके बेसमेंट रूम के बिस्तर पर लेटा दिया। यक्ष उसके बहुत करीब बैठकर रक्षिता के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। उसने अपने होंठों को दबाया और अपना चेहरा रक्षिता के कानों के करीब ले गया। यक्ष बहुत धीमे से बोला, तुम्हारे चेहरे में ना जाने ऐसा क्या है कि जितना देखता हूँ उतना तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। रक्षिता अपनी गहरी नींद में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल उसके गालों पर आ रहे थे। अनजाने में वो हल्के से मुस्कुरा रही थी। यक्ष भी ये देखकर हंस पड़ा। उसने अपनी उंगलियों से रक्षिता के बालों को उसके चेहरे से हटा दिया। यक्ष ने रक्षिता को ब्लैंकेट दिया और काला धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गया। अगली सुबह जब रक्षिता की नींद खुली, उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। वो अपना सिर दबाने लग गई, लेकिन पिछली रात जो कुछ भी उसने देखा था वो अब उसे याद नहीं था। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गई थी कि उसने यक्ष को देखा था। रक्षिता बड़बड़ाई, आज मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? ये नमन सर भी ना ऑफिस में इतना काम दे देते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। रक्षिता उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। उसने अपने लिए कॉफी बनाई, जिसे पीने के बाद उसका सिर दर्द कुछ कम हो गया। साथ ही उसने एक पेन किलर भी ले ली। रक्षिता ने टाइम देखा तो वो चिल्ला पड़ी, ओह नो, 9 बज गए। हे भगवान, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। रक्षिता वॉशरूम की तरफ भागी और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच गई। रक्षिता अपने डेस्क पर बैठकर काम में लग गई। तभी उसे नमन ने अपने कैबिन में बुला लिया। रक्षिता ने नमन के कैबिन का डोर नॉक किया। नमन की परमिशन मिलते ही वो अंदर पहुंच गई। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। नमन ने जवाब देने की बजाय एक फाइल रक्षिता के सामने रखते हुए कहा, रक्षिता,
इसी टाइम तुम रुद्र सर के घर चली जाओ और उनसे इस फाइल पर साइन करवा कर ले आओ। रक्षिता के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो खुद रुद्र से बार बार मिलना चाहती थी, क्योंकि वो रुद्र की तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुकी थी और वो उसे रोज देखना चाहती थी। इसलिए उसने बिना कोई बहस किए फाइल उठाकर कहा, ठीक है सर, मैं अभी निकल जाती हूँ। नमन ने रक्षिता की तरफ देखते हुए कहा, गुड, लेकिन कम बैक ऑन टाइम। रक्षिता फाइल लेकर वहाँ से निकल गई। उसने कैब ली और कुछ ही देर में वो रुद्र के मैंशन के सामने खड़ी थी। ड्राइवर को पैसे देकर वो मैंशन की तरफ बढ़ गई। उसकी नजर मैंशन पर लगे बड़े से बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड पर लिखा था डार्क हेवन मैंशन और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बाज बना हुआ था। रक्षिता बड़बड़ाते हुए बोली, अब अपने घर का ऐसा नाम कौन रखता है, डार्क हेवन। ये सोचते हुए रक्षिता अंदर पहुंच गई। उसे दिखते ही अलका उसके पास आ गई। रक्षिता ने उसे नमस्ते किया और यहाँ वहाँ देखने लग गई। अलका ने उसे बैठने के लिए कहा और अपने नौकर को रक्षिता के लिए जूस लाने के लिए कहा। रक्षिता ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आंटी, मुझे रुद्र सर से इस फाइल पर साइन करवाने हैं, आप प्लीज उन्हें बुला देंगी। अलका ने अपनी नौकर से रुद्र को बुलाने के लिए कहा। रक्षिता सोचने लगी, अब मुझे रुद्र सर का चेहरा देखने को मिल जाएगा। ये सोचकर रक्षिता के चेहरे पर स्माइल आ गई। अलका ने बीच में बात करते हुए पूछा, तुम कैसी हो रक्षिता? रक्षिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। अलका ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैम नहीं, आंटी ही ठीक है, तुम मुझे वही कहो। इस पर रक्षिता ने हल्की सी स्माइल दी। नौकर ने रुद्र को नीचे आने को बोल दिया था। इतने में जूस का ग्लास भी आ गया और अलका जूस पीने लगी। कुछ ही सेकंड्स में रुद्र नीचे आ गया। रक्षिता उसे देखकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रक्षिता ब्लश करने लगी। उसने हल्के से नॉट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। रुद्र ने उसे बैठने का इशारा करते हुए जवाब दिया, बैठिए। वो भी रक्षिता को देखकर मुस्कुराने लग गया। रक्षिता ने उसके सामने फाइल कर दी और कहा, सर, इस फाइल पर साइन कर दीजिए, अर्जेंट है। रुद्र ने फाइल हाथ में लेकर पेपर्स पढ़े और उन पर साइन कर दिया। ये सब हो ही रहा था कि इसी बीच ईरा वहाँ आ गई। उसने जैसे ही रक्षिता को देखा, उसकी भौहें तन गई। ईरा मन में सोचने लगी, ये फिर आ गई, लगता है कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जब देखो ये यहाँ चली आती है। रक्षिता ने खड़े होकर उसे विश किया, लेकिन ईरा बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रक्षिता ने रुद्र के हाथ से फाइल ली और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल गई। मैंशन से बाहर जाकर उसने एक बार पीछे घूमकर देखा। उसकी नजर ऊपर की खिड़की पर गई, जहाँ से रुद्र उसे देख रहा था। उसकी नजरें इतनी पैनी थी कि रक्षिता डर कर तुरंत वहाँ से निकल गई। उसके जाते ही रुद्र मुस्कुराने लग गया। वो बड़बड़ाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रक्षिता मेरी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। रक्षिता कुछ देर में ही अपने ऑफिस वापस पहुंच चुकी थी। उसने फाइल नमन के कैबिन में भिजवा दी और अपने डेस्क पर आंखें बंद करके बैठ गई। उसे ऐसे बैठे देखकर रोजी ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ रक्षिता, सब ठीक तो है? मेंशन में किसी ने कुछ कहा क्या? रक्षिता ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, नहीं यार, बस कल से ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। रोजी ने उसे आइडिया देते हुए कहा, तो एक काम कर, तू आज हाफ डे लेकर घर चली जा। रक्षिता उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसे भी रोजी का यह आइडिया काफी अच्छा लगा। उसने नमन से हाफ डे लिया और बाहर निकल गई। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलकर वो पैदल चल रही थी। वो थोड़ी तीखी टोन में बड़बड़ाई, ओहो, अब कोई कैब क्यों नहीं आ रही है? रक्षिता काफी आगे तक जा चुकी थी कि उसके पास अचानक एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक आदमी बाहर आया और उसने रक्षिता को कार के अंदर खींच लिया। रक्षिता जोर से चिल्लाई, बचाओ, बचाओ, कोई है? कार तेजी से वहाँ से चली गई, लेकिन आकाश ने अपनी कार ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पार्क करते हुए रक्षिता को किडनैप होते हुए देख लिया था। ये देखकर वो बड़बड़ाया, रक्षिता, ये लोग कौन हैं जो इस तरह रक्षिता को ले जा रहे हैं? मुझे रक्षिता को उनसे बचाना होगा। आकाश ने जल्दी से अपनी कार उस कार के पीछे ले ली। वो स्पीड से ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में दोनों कारें स्वर्णगिरी के जंगलों में एक बड़ी सी गुफा के बाहर रुकी। आकाश ने अपनी कार काफी दूरी पर रखी। एक आदमी उस कार से बाहर आया
जिसने एक लंबा सा कोट पहन रखा था। तभी उस आदमी ने अपना कोट उतारकर फेंक दिया और रक्षिता को खींचकर बाहर निकाला। आकाश ये देखकर हैरान हो गया कि वो कोट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी। रक्षिता उस औरत के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ईरा जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। ईरा ने रक्षिता की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और उसे खींचते हुए उस गुफा में दाखिल हो गई। अचानक उस गुफा का मुंह बंद हो गया। ईरा ने रक्षिता की तरफ देखा और उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। रक्षिता की आंखों से आंसू छलक गए। रक्षिता ने रोते हुए पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं ईरा मैडम? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर ईरा हंसते हुए बोली, आजकल डार्क हेवन मेंशन में तुम्हारा काफी आना जाना हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम मेरे मेंशन में कभी कदम न रखो। इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। ये बोलकर ईरा ने हवा में हाथ उठाया और एक बड़ा सा आईना प्रकट हो गया। ईरा ने रक्षिता को उस आईने के अंदर धकेल दिया और उसके आसपास अपना हाथ घुमाते हुए वो कुछ बड़बड़ाई। रक्षिता उस आईने में कैद हो गई। अब उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था। ये देखकर ईरा को बहुत खुशी हुई और वो जोर से हंसने लगी। रक्षिता आईने पर हाथ मारकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। उसने जमीन से पत्थर उठाकर आईने की तरफ फेंका, लेकिन आईने को कुछ भी नहीं हुआ। रक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसको ये नहीं पता था कि ये कोई साधारण आईना नहीं था, बल्कि जादुई शक्तियों वाला एक आईना था। ईरा रक्षिता को डराने लगी। कभी वो एक तरफ जाती और हंसने लगती, तो कभी दूसरी तरफ जाकर हंसने लगती। रक्षिता डर के मारे कांपने लगी। उसे ईरा का एक भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था, जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ईरा उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी। ईरा अचानक आईने के अंदर रक्षिता के करीब पहुंच गई और उसने अपने फैंग्स बाहर निकाले। रक्षिता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ईरा एक भयानक हंसी हंसते हुए बोली, अब तेरा खून पीने में मजा आएगा। रक्षिता जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। इस पर ईरा और भी ज्यादा हंसने लग गई। अचानक उसके फोन की रिंग बजने लगी। उसे लक्ष्य कॉल कर रहा था। ईरा आईने से बाहर निकल गई, जिसके बाद रक्षिता की जान में जान आई। ईरा ने फोन पर बात की और उसके बाद वो आईने के पास पहुंचकर रक्षिता की आंखों में देखते हुए बोली, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता और ना कोई यहाँ से बाहर निकाल पाएगा। तू अब मेरी कैद में रहेगी। वैसे भी बहुत दिन से मैंने किसी इंसान का खून नहीं पिया, तो सोचा क्यों ना तेरे ही खून से अपना फास्ट तोड़ूं। तेरा खून पीने में बहुत मजा आने वाला है। रक्षिता रोते हुए वहीं बैठ गई और आईने पर अपना हाथ मारने लगी। रक्षिता को पता चल चुका था कि अब उसे ईरा की कैद से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। अचानक ईरा ने आसमान की तरफ देखा और वहाँ अचानक आग लग गई और उसके अंगारे रक्षिता पर गिरने लगे। ये देखकर रक्षिता और भी घबरा गई। ईरा ने कहा, अब तुम इसी आईने में बंद रहो और फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तू बच गई। इसके बाद ईरा हंसते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। बाहर जाकर उसने गुफा के आगे एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया और अपने हाथ में मंत्र फूंककर उस पत्थर पर फेंका। अब उस पत्थर को कोई भी नहीं हिला सकता था। ईरा अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली गई। उस कार को जाते देख आकाश जल्दी से अपनी कार से बाहर आया और गुफा के पास पहुँच गया। उसने गुफा के आगे से पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वो ये सोचकर हैरान था कि वो औरत कौन थी जिसने रक्षिता को गुफा में कैद कर दिया। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, वैसे वैसे रक्षिता का डर बढ़ने लग गया, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी। बंद गुफा में अंधेरा बढ़ता जा रहा था और रक्षिता की घबराहट भी। आसपास साई साई हवा चलने की आवाजें आने लग गई। रक्षिता ने फिर से आईने पर हाथ मारकर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसे
असफलता हाथ लगी। रक्षिता उस आईने से निकलने के लिए तड़प रही थी। वो रोते हुए बोली, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मुझे कोई बाहर निकाले। वो मेरे सपने में आने वाला कहाँ है? क्या उसके पास कोई शक्ति नहीं कि वो मुझे इस कैद से मुक्त करवा सके? रोते रोते रक्षिता जमीन पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। गुफा के बाहर आकाश भी उसके आगे से पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। इस पत्थर को एक यक्ष जाति की औरत ईरा ने गुफा के आगे रखा था और इसे बिना पावर के हटाना मुश्किल था। वहीं यक्ष रक्षिता की हवेली के बेसमेंट में पहुंच गया। यक्ष खुश होते हुए बोला, आज तो मुझे रक्षिता के करीब जाने का बहुत दिल कर रहा है। उसने देखा कि वहाँ रक्षिता अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो ये देखकर काफी हैरान हुआ। यक्ष मन में सोचने लगा, अब तो काफी देर हो चुकी है, रक्षिता को ऑफिस से आ जाना चाहिए था। पता नहीं वो कहाँ होगी। वो तो घर से भी काफी पहले निकल गई थी और नमन ने उसके ऑफिस लौटने की खबर भी मुझे दी थी। यक्ष रक्षिता को हर जगह ढूंढने लगा। पहले वो किचन में देखने गया और फिर बाथरूम में। कुछ देर में उसने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन रक्षिता कहीं नहीं थी। वो उसके बैकयार्ड में भी गया। अब उसे रक्षिता की काफी चिंता होने लगी। यक्ष बड़बड़ाया, कहीं रक्षिता अपनी माँ के घर तो नहीं चली गई? मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर यक्ष ने अपनी आंखें बंद की और वो काला धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गया। अगले ही पल यक्ष रक्षिता की माँ के घर पर था। यक्ष ने वहाँ के किचन में भी देखा और फिर रक्षिता के कमरे में भी। कुछ देर में वो हर कमरा देख चुका था। रक्षिता अपनी माँ और भाई बहनों में से किसी के भी रूम में मौजूद नहीं थी। अब यक्ष की परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, कहीं आकाश ने तो रक्षिता को गायब नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। लेकिन मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर रक्षिता कहाँ है और उसके गायब होने में आकाश का हाथ है भी या नहीं। यक्ष रक्षिता के घर से निकलकर बाहर आ गया और सोचने लगा कि आखिर वो रक्षिता को कहाँ ढूंढे। वो वहीं फुटपाथ पर बैठकर बड़बड़ाते हुए बोला, अभी मैं अपनी कोई पावर बेकार में ही यूज नहीं करना चाहता। अगर ऐसे ही मुझे रक्षिता का पता चल जाए तो ठीक होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और रक्षिता का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यक्ष झटके से अपनी आंखें खोलकर दांत भींचते हुए बोला, मैं रक्षिता को कहीं भी देख क्यों नहीं पा रहा। दूसरी तरफ डार्क हेवन मैंशन में ईरा अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने इधर उधर देखा। ईरा को ऐसा एहसास हुआ मानो कोई रक्षिता को ढूंढ रहा है। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई और वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसने लक्ष्य पर नजर डाली तो वो काफी गहरी नींद में सो रहा था। ईरा वहाँ से उठकर जल्दी से अपने बंगले के टेरेस पर चली गई। ईरा ने चिल्लाते हुए कहा, ये कौन है जो रक्षिता को मेरी कैद से आजाद करना चाहता है? मैं उसे अपनी कैद से आजाद नहीं होने दूंगी। वो मेरा शिकार है। ईरा ने अपनी आंखें बंद की और देखा कि यक्ष रक्षिता को ढूंढ रहा है। ईरा बड़बड़ाई, ओह, तो ये काम यक्ष का है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा शिकार ले जाना चाहता है। ये बोलकर वो हंसने लग गई। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाई। अगले ही पल उसके सामने 3 लोग खड़े थे। ईरा उन तीनों की तरफ देखकर ऑर्डर देते हुए बोली, जाओ, उस यक्ष को रोको। वो किसी भी कीमत पर रक्षिता के पास न पहुंच पाए। तीनों एक साथ बोले, ऐसा ही होगा। उन तीनों ने ईरा के सामने अपना सिर झुकाया और वहाँ से चले गए। वहीं यक्ष अभी सोच ही रहा था कि वो रक्षिता को ढूंढने किस तरफ जाए कि अचानक एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने यक्ष की तरफ देखकर पूछा, बाबूजी, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? यक्ष ने उस लड़की की तरफ ऊपर से नीचे तक देखकर जवाब दिया, हाँ, किसी को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? उस लड़की ने कहा, तो इस इमली को बताइए ना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। इमली का काम यही है कि वो सबकी मदद करे। यक्ष ने इमली को रक्षिता के हुलिये के बारे में बताया। इमली सोचने का नाटक करते हुए बोली, हाँ, एक लड़की को देखा तो था, जैसा आप बता रही हैं।
ये सुनकर यक्ष ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, तो मुझे जल्दी से बताओ कि वो किस तरफ गई है। इमली ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो शायद उस पास की झील की तरफ गई थी, मैंने उसे देखा था। यक्ष ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रक्षिता की फोटो इमली को दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इसी लड़की की बात कर रही हो? इमली ने झट से जवाब दिया, अरे हाँ बाबूजी, यही तो वो लड़की थी। मैं तो आपके बताने के तरीके से समझ गई थी कि आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। जल्दी से जाइए, अभी ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। यह सुनकर यक्ष उसी तरफ निकल गया जिस तरफ इमली ने उसे इशारा किया था। उसके जाते ही इमली के होठों पर मुस्कान तैर गई। वह हंसते हुए अपने असली रूप में आ गई। इमली खुद में बड़बड़ाई, ये भी कैसा यक्ष है जो मुझे पहचान भी नहीं पाया कि मैं कोई और रूप लेकर उसके सामने आई थी और मैंने उसे बेवकूफ बना दिया। उसने अपना मोबाइल निकालकर ईरा को कॉल कर दिया। ईरा ने फोन उठाते ही कहा, काम हुआ? इमली ने अपने बालों की लटों को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी उंगली में लपेटकर घुमाते हुए बोली, मैडम, अब इमली कोई काम करे और वो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ईरा थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, बस बस, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। फोन रखने के बाद ईरा हंसने लग गई। वहीं यक्ष उस जगह पहुंच गया जिस तरफ इमली ने उसे जाने का इशारा किया था। वहाँ झील तो बनी हुई थी लेकिन रक्षिता वहाँ कहीं भी नहीं थी। यक्ष समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और इमली का असली चेहरा देख लिया। यक्ष बड़बड़ाया, जिसने भी ये किया है उसे इसका भुगतान तो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन फिलहाल रक्षिता को पहले ढूंढना बहुत जरूरी है, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना हो। ये सोचकर यक्ष दूसरी तरफ निकल गया। वहीं उसने देखा कि एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसका पहिया टूटा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी खुद उस पहिए को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। यक्ष उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसने अपनी एक निगाह उस टूटे पहिए पर डाली, जिसके साथ ही बैलगाड़ी खुद ब खुद ठीक हो गई। उस बूढ़े आदमी ने यक्ष की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ बूढ़े की मदद की। यक्ष उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लगा, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया और उसने अपना रूप बदल लिया। इस नए रूप में वो बूढ़ा एक भयानक राक्षस बन गया। यक्ष ये देखकर हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया? तुम्हें किसने भेजा है? मैं ये भी बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। दैत्य भीम। भीम यक्ष की बात सुनकर हंसते हुए बोला, जब आप ये समझ ही गए हैं तो ये भी समझ लीजिए कि मैं आपको रक्षिता तक नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यक्ष भी गुर्राते हुए बोला, और तुम भी अच्छे से जानते हो भीम कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम सब में सबसे ताकतवर हूँ, सबसे शक्तिशाली यक्ष। और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जैसों को खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। यक्ष ने अपनी आंखें बंद की और फिर झटके से खोली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और वो भयानक रूप लेता जा रहा था। उसे देखकर तो एक बार भीम भी घबरा गया। यक्ष की पहले लंबाई बढ़ने लगी और उसके बाद नाखून भी। उसके पैने नुकीले दांत बाहर आ रहे थे। वो और भी ऊंचा हंसने लगा। भीम अपना गला साफ करते हुए बोला, आप मुझे इस तरह से नहीं डरा सकते। अगर आप ताकतवर हैं तो मैं भी आपसे कम नहीं। भीम भी अपना भयानक रूप लेने लगा। आधी रात के समय दो शैतानी शक्तियां आमने सामने खड़ी थी। यक्ष ने भीम की तरफ गुस्से में देखा और एक रोशनी उसकी तरफ फेंकी। उस रोशनी के टकराते ही भीम बहुत दूर जा गिरा और वो दर्द में कढ़ाने लगा। फिर भी भीम ने यक्ष की तरफ रोशनी फेंकी, लेकिन यक्ष पर उसका असर नहीं हुआ। अब यक्ष गुस्से में आ चुका था। उसने भीम को अपने हाथों में उठा लिया और पटक कर दूर फेंक दिया। यक्ष भीम को मारने लगा और वो उसे लगातार मारता ही जा रहा था। भीम जल्द ही यक्ष के आगे कमजोर पड़ गया और यक्ष ने भीम को कुछ पलों में खत्म कर दिया। यक्ष ने खुद को नॉर्मल किया और वहीं बैठ गया।
उसके सामने भीम की लाश पड़ी थी। यक्ष की आंखों में से चिंगारी निकली, जिसने भीम की लाश को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद यक्ष ने गहरी सांस ली। ईरा अपने टेरेस पर खड़ी महसूस कर पा रही थी कि उसका प्लान फेल हो रहा था। यक्ष धीरे धीरे उसका माया जाल तोड़ने में कामयाब हो रहा था। वो बड़बड़ाई, ये यक्ष कहीं रक्षिता को मेरी कैद से मुक्त न करवा ले। और कहीं न कहीं वो ठीक सोच रही थी। यक्ष उन सब में सबसे शक्तिशाली था और वो ये भी जानती थी कि यक्ष रक्षिता तक अब आराम से पहुंच जाएगा। ईरा गुस्से में चिल्लाई, न जाने उस रक्षिता में ऐसा भी क्या है जो वो यक्ष उसे बचाना चाहता है, लेकिन फिर भी मेरा माया जाल तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। और ईरा के चेहरे पर एक कुटिल स्माइल आ गई। यक्ष इस समय वहाँ से एक और दिशा की तरफ निकल गया, लेकिन इस बार ईरा पीछे हट चुकी थी। उसने अपने तीसरे आदमी को यक्ष का रास्ता रोकने से मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि यक्ष को उसके बारे में पता चले और वो लक्ष्य से कुछ भी इस बारे में कहे। उसे पता था कि अगर वो पकड़ी गई तो इस बार सजा बुरी होगी, क्योंकि यक्ष समाज की दुनिया में गलती के लिए माफी नहीं, सजा मिलती है। फिर भी ईरा गुफा के आसपास अपना माया जाल फैला चुकी थी ताकि यक्ष उस गुफा को ना देख पाए। यक्ष सोच में पड़ गया कि रक्षिता आखिर गायब कहाँ हो गई। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की और रक्षिता तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। उसका दिमाग काफी दूर तक स्वर्णगिरी के जंगल तक पहुँच भी गया, लेकिन फिर इसके आगे उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया। यक्ष ने वहीं पेड़ पर अपना हाथ मारते हुए कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक बात तो साफ हो चुकी है कि ये काम उस आकाश का तो नहीं है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे टक्कर दे पाए। ये तो काम मेरी ही कम्युनिटी के किसी आदमी का है और मुझे ये दोनों बातें पता करनी ही होंगी। रात काफी गहरा चुकी थी। आईने में कैद रक्षिता की नींद अचानक खुल गई। उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था और उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। अब तो उसका शरीर भी दर्द कर रहा था। अचानक उसे गुफा में आवाजें आने लगी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और उसने अपने आसपास देखा। रक्षिता ने घबराते हुए कहा, कौन है वहाँ? मैंने पूछा, Who is there? लेकिन रक्षिता की बात का पलटकर कोई जवाब नहीं आया। उसे बस चीखें सुनाई देने लगी। कभी उसे हंसने की आवाजें आने लगती तो कभी रोने की। रक्षिता ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो इस शोर की आवाज सुनकर बुरी तरह से कांप रही थी। उसने तभी ऊपर की तरफ नजर डाली। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि ना जाने कितने भयानक चेहरे उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। इस गुफा में कुछ भी साधारण नहीं, बल्कि सब कुछ एक माया जाल था, जहाँ बस ईरा का हुक्म चलता था। रक्षिता की जोर से चीख निकल गई। रक्षिता जोर से चीखते हुए बोली, बचाओ, बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प, मुझे बचाओ। कोई उस आईने के बाहर उसकी आवाज कैसे सुनता? रक्षिता की आवाज तो वहाँ दब कर रह गई थी। उन डरावने चेहरों में से एक चेहरा हवा में उड़ते हुए रक्षिता के करीब आ गया। उस चेहरे के लंबे और पैने दांत थे, जिनमें से खून टपक रहा था। रक्षिता घबराकर पीछे होने की कोशिश करने लगी। उसके पैर जम गए और हाथ ठंडे पड़ गए। उस चेहरे ने धीरे से उसके कानों में कहा, तेरा खून तो बहुत गर्म है, अगर उसे हम पिए तो कितना मजा आएगा। इसके बाद वो चेहरा हंसने लगा। रक्षिता डर कर नीचे जा गिरी। उस गुफा में भयानक आवाजें तेज होने लगी। रक्षिता को ऐसा लगा जैसे कि वो सब उस पर हमला कर देंगे। रक्षिता ने अपने घुटनों के अंदर अपना मुंह छुपाकर आंखें बंद कर दी और अपने कानों पर हाथ रख लिए। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ शांत हो चुका था। रक्षिता का शरीर पसीने से भर गया। उसका चेहरा और बाल सब बिखर गए थे। वो चुपचाप सिकुड़कर जमीन पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं यक्ष तेजी से एक घने जंगल की तरफ बढ़ता ही जा रहा था।
कुछ देर में ही वो घने जंगल के ठीक बीच में पहुंच गया। उसने एक सही दिखने वाली जगह ढूंढी और उसे साफ किया जहां वो आराम से बैठ सकता था। इस समय बहुत ठंडी हवा चल रही थी। यक्ष ने अपनी शर्ट उतार दी और उसी ठंड में वहीं बैठ गया। वो बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे रक्षिता से कांटेक्ट करना होगा। उसे ढूंढने के लिए मैं बहुत सी शक्तियां एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना जाने वो कहाँ फंसी हुई है और उसे वहां से निकालने के लिए मुझे ज्यादा पावर्स चाहिए। अब वही मुझे खुद बता सकती है कि वो कहाँ है। यक्ष अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। धीरे धीरे वो अपने डीप माइंड में चला गया। वो रक्षिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। यक्ष के होठों पर बस एक ही बात थी, Till death do us apart, till death do us apart। और यक्ष की आवाज इतनी तेज और गहरी थी कि वो आवाज हवा में तैरते हुए रक्षिता तक पहुंच गई। रक्षिता के कानों में जैसे ही ये शब्द पहुंचे, वो उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा मगर वहाँ कोई भी नहीं था। वो धीमी आवाज में बोली, ये किसने कहा? मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो सपने वाला आदमी मुझसे बात करने वाला था। वो खड़े होकर आईने के बाहर झांकने लगी। उसे कोई भी नहीं दिखा। एक बार फिर से रक्षिता के कानों में फुसफुसाहट हुई, रक्षिता सो जाओ। रक्षिता फिर से घबराते हुए बोली, कौन बोल रहा है? उस आवाज ने कहा, मैंने कहा ना, चुपचाप लेटो और सो जाओ। I said, sleep, sleep, sleep। स्लीप शब्द रक्षिता के कानों में इतना गहरा पड़ा कि उसकी आंखें भारी होने लगी। वो वहीं वापस जमीन पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही पलों में रक्षिता सो गई। यक्ष को अपनी बंद आंखों में ये एहसास हो गया कि रक्षिता सो चुकी थी। उसी समय वो रक्षिता के सपने में पहुंच गया। यक्ष रक्षिता के सामने आया। उसने देखा कि रक्षिता बिस्तर पर बैठी रो रही थी। यक्ष उसके पास बैठ गया। उसने रक्षिता की दोनों हथेलियों पर किस किया। रक्षिता उसे अचानक वहां देखकर चौंक गई। तुम और यहाँ? यक्ष रक्षिता की आंखों में देखते हुए बोला, रक्षिता क्या हुआ? तुम्हारा ये हाल किसने किया? रक्षिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी ये हालत देखकर यक्ष की आंखें नम हो गईं। एक यक्ष होकर भी वो रक्षिता को देखकर इमोशनल हो रहा था, जो उसकी नेचर के एकदम विपरीत था। वो एक कठोर और सख्त यक्ष था, एक शक्तिशाली यक्ष जो एक लड़की के सामने बहुत हल्का पड़ता जा रहा था। यक्ष ने रक्षिता को अपने सीने से लगा लिया। उसने प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहा, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ रक्षिता, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। रक्षिता ने चौंकते हुए पूछा, आप सच में मुझे बचा लेंगे? यक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? आज तक कुछ भी मैंने तुम्हें झूठ कहा है क्या? वो सोने के सिक्कों वाली बात सच थी ना? रक्षिता ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय पूछा, लेकिन आप मुझे वहाँ से कैसे लेकर जाएंगे? यक्ष ने उसके गालों से आंसू पोंछते हुए पूछा, तुम्हें आकाश कहीं ले गया है ना? रक्षिता झट से बीच में ही बोल पड़ी, नहीं, वो ईरा मैडम ने मुझे कैद कर लिया है। ये सुनकर यक्ष के माथे पर शिकन आ गई। वो रक्षिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या ईरा? उसने तुम्हें कैद कर लिया है? लेकिन कहाँ? रक्षिता रोते हुए बोली, उसने मुझे एक गुफा में बंद कर दिया। यक्ष की सांस अटक गई। वो ईरा की गुफा के बारे में अच्छे से जानता था कि वो कितनी खतरनाक जगह थी। उसने उस गुफा के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज तक वो उसे देख नहीं पाया था। यक्ष ने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो गुफा कहाँ है? रक्षिता ने ना में अपने सिर को हिला दिया। वो यक्ष का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या तुम मुझे अब बचा लोगे? वो ईरा मेरा खून पीना चाहती है। उसके बाद रक्षिता ने यक्ष को सब कुछ बता दिया। यक्ष ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उसकी आंखों में खून उतर आया। वो बड़बड़ाया, वैसे तो मुझे उस इमली और दैत्य भीम को देखकर समझ आ गया था कि ये काम ईरा का ही था, मगर बस कंफर्म नहीं था। मेरी रक्षिता को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे मेरे गुस्से का सामना तो करना ही पड़ेगा। यक्ष ने रक्षिता की आंखों में देखते हुए कहा,
मैं आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, बस तुम सो जाओ आराम से। उसने रक्षिता को आराम से लेटने के लिए कहा और उसके माथे पर किस कर दिया। रक्षिता ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, तुम सच में मुझे बचा लोगे ना? यक्ष ने उसके होठों पर उंगली रख दी और उसे सोने को कहा। रक्षिता की आंखें भारी होने लगी। जंगल में बैठे यक्ष का ध्यान एकदम भंग हो गया और उसने अपनी आंखें खोल ली। वो रक्षिता के सपने से बाहर आ गया। यक्ष गुस्से में चिल्लाया, तो ये काम ईरा का है, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले मुझे रक्षिता को ईरा की गुफा से मुक्त करवाना होगा। लेकिन वो गुफा है कहाँ? इसके लिए मुझे कुछ और करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए एक चाकू से अपने हाथ पर वार किया। उसकी हथेली से खून की धार बह निकली। यक्ष उस खून की लकीर को देखते हुए बोला, अब मेरे खून की यही लकीर मुझे ईरा की गुफा तक पहुंचाएगी। यक्ष खड़ा हुआ और उस डायरेक्शन में चलने लगा जिस तरफ उसके खून की लकीर चलती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईरा टेरेस से जैसे ही नीचे आई, लक्ष्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ईरा अपने सामने लक्ष्य के ऐसे अचानक आने से घबरा गई। लक्ष्य ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। ईरा ने उसे देखकर अपना थूक निकलते हुए कहा, लक्ष्य, आप जाग रहे हैं? लक्ष्य ने गहरी सांस लेकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ईरा ने लक्ष्य के सीने पर बड़े प्यार से हाथ रखते हुए पूछा, डार्लिंग, क्या हुआ? लक्ष्य ने उसकी आंखों में बहुत इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, तुम हमेशा अपने इस पति को अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो जाती हो। ईरा मन में सोचने लगी, थैंक गॉड, मुझे लगा कि कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया। ईरा लक्ष्य के और भी करीब पहुंच गई और उसके गालों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, आप भी ना कभी कभी मुझे डरा ही देते हैं। लक्ष्य ने अपने हाथ ईरा के बालों में हल्के से कसते हुए कहा, उफ, तुम्हारी यही अदा तो मुझे पागल कर देती है। तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारा खूबसूरत जिस्म, ये घने रेशमी बाल। ईरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। लक्ष्य ने ईरा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बिस्तर पर ले गया। वो ईरा के ऊपर आया और उसे किस करने लगा। ईरा की सांसें गहरी होने लग गई। लक्ष्य का किस काफी पैशनेट हो गया। ईरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्य के हाथ उसके बदन पर चलने लगे और वो ईरा को काफी डीप किसेस करने लगा। वहीं यक्ष अपनी हथेली के खून की लकीर को फॉलो करते हुए उस गुफा के बाहर पहुंच ही गया जहां ईरा ने रक्षिता को कैद कर रखा था।